Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 21, that is the cell cycle. Let's start. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि एक सिंगल सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट होता है. इट मीन्स कि सेल डिवाइड करता है. जब सेल डिवाइड करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं. सेल डिवीजन ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सेल अपने पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करता है एंड देन फाइनली अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके दो आइडेंटिकल कॉपीज पे कन्वर्ट हो जाता है. सेल डिवीजन बेसिकली टू फेजेस में डिवाइडेड है. इंटरफेस जिसके अंदर जो है वो सेल ग्रो करता है एंड देन माइटोटिक फेज जिसके अंदर सेल डिवाइड करता है. इंटरफेस ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर सेल ग्रो करता है और वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स और सारी जो है एनर्जी को स्टोर करता है डिवीजन के लिए. सो दैट्स वाई हम लोग इंटरफेस को तीन कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं. G1 फेज जिसमें सेल ग्रो करता है, S फेज जिसमें वो अपने DNA को सिंथेसाइज करता है एंड देन G2 फेज जिसमें सेल जो है वो अपने माइटोटिक स्पिंडल को क्रिएट करते हैं. इंटरफेस काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर होता है और एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर 23.5 आवर्स पे मुश्तमिल होता है. इंटरफेस के बाद हम माइटोसिस की बात करते हैं जो कि डिवीजन फेज है. माइटोसिस को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. न्यूक्लियर जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड देन जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस बेसिकली ये आपके सेल न्यूक्लियस को टू में डिवाइड करता है. सेल के पास क्योंकि क्रोमोसोम होते हैं सो दैट्स वाई कैरियोकाइनेसिस काफ़ी प्रोलॉन्ग फेज होता है जो कि इंश्योर करता है कि आपके हर सेल के पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जाए और उसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम मिस ना हो. तो जो पहले फेज होती है कैरियोकाइनेसिस में वो होती है प्रोफेज. प्रोफेज के अंदर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज होती है और आपके क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं. मेटाफेज के अंदर आपके यही क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर सेंट्रल लाइन पर जाकर अरेंज हो जाते हैं. और फिर आते हैं एनाफेज जिसके अंदर आपके जो स्पिंडल फाइबर के फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं इनटू द टू पोल्स. और फिर फाइनली कैरियोकाइनेसिस आता है टीलोफेज जिसके अंदर आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों पोल्स पे चले जाते हैं और उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है. कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस का फेज. ये वो फेज होता है जिसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फाइनली सेल को कंप्लीट कर देता है इनटू टू डिफरेंट डॉटर सेल्स. अब हेरिडिटी मटेरियल की बात करूँ माइटोसिस के अंदर तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. यानी अगर पेरेंट सेल जो है वो 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के पास भी जो है वो 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे. विच मीन्स कि हमने जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवानी चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हो उनके अंदर माइटोसिस आएगी. यानी आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि हमने इसी प्लांट को फर्दर ग्रो करवाया इसके आइडेंटिकल कॉपी में विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. अब हम लोगों ने अक्सर टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग की टेक्निक को पढ़ते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं. जहाँ पे भी आइडेंटिकल का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे माइटोसिस का वर्ड यूज़ होगा क्योंकि माइटोसिस के अंदर जब सेल रेप्लिकेट करता है तो वो अपने डॉटर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. फिर हमारी बॉडी के अंदर जैसे रीजनरेशन होती है या हमारे जो वुंड्स होते हैं वो हील्ड होते हैं या हमारी बोन्स रिपेयर होते हैं, इन सारे प्रोसेसेस के अंदर माइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर होता है. इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि अगर माइटोसिस ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे प्रोसेसेस ना हो सकें. फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि माइटोसिस अनकंट्रोलेबल हो जाती है. यानी कि माइटोसिस के जो सेल्स होते हैं वो लिमिट से ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर देते हैं. तो वो जिस डिजीज़ को क्रिएट करते हैं उस डिजीज़ को हम लोग कैंसर कहते हैं. कैंसर हमारे पास दो टाइप्स की ट्यूमर क्रिएट करता है. एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. ये वो कैंसरियस सेल्स होते हैं जो कि अपनी जगह को छोड़ के ब्लड के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वेड करते हैं और वहाँ पे भी ट्यूमर्स को क्रिएट कर देते हैं. एंड देन हमारे पास बेनिग्न ट्यूमर होता है जो कि अपनी जगह को नहीं छोड़ता और वहीं पे मौजूद रहते हैं. उसको क्योर करना या उसको डिस्ट्रॉय करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर. देन कैंसर जो होता है वो उसके आपके सोमैटिक सेल्स पे म्यूटेशन की वजह से होता है. यानी जब आपके डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगी तो डीएनए म्यूटेशन की वजह से आपका जो सेल होगा नॉर्मल सेल वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैंसरियस सेल्स. फिर हम बात करते हैं मियोसिस की. मियोसिस वो डिवीजन है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है
और उस वजह से आपकी गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। अगर मैं एनिमल्स की मियोसिस की बात करूँ तो एनिमल्स में जितने भी आपके स्पर्म्स और एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपके मियोसिस के थ्रू होते हैं, क्योंकि ये जो होता है मियोसिस इंश्योर करते हैं कि आपके जो गैमेट्स हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए। यानी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये दोनों जो है इनके पास 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। अगर मैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस की बात करूँ तो स्टेजेस ऑफ मियोसिस जो है वो डिवाइडेड होते हैं इनटू 2 स्टेजेस। मियोसिस 1 जिसको हम लोग रिडक्शन फेस करते हैं, यानी इस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम डिवाइड होंगे इनटू 23 क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मियोसिस 2 होती है जो कि उन हाफ क्रोमोसोम्स की आइडेंटिकल कॉपीज क्रिएट करती है। अब मियोसिस 1 को अगेन हम लोग फर्दर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं जिसको हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 कहते हैं। प्रोफेज 1 काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग फेज होती है और ये डिफर करती है दूसरी माइटोसिस की फेजेस से, क्योंकि इसके अंदर आपको जो क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम क्रिएट होते हैं और उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर रिशफलिंग ऑफ मटेरियल होता है। प्रोफेज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती है तो साइंटिस्ट अपनी ईज के लिए इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू फॉलोइंग फेजेस: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। जब प्रोफेज कंप्लीट होती है ऑन द डाइकाइनेसिस, देन उसके बाद हमारे पास मेटाफेज होती है और अगेन इसके अंदर भी जो है वो आपके पास क्रोमोसोम अरेंज होते हैं ऑन द सेंट्रल ट्यूब, लेकिन क्योंकि इस केस में होमोलोगस पेयर्स होंगे इंस्टेड ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। फिर आती है एनाफेज। एनाफेज उन होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंगल पेयर और हर पेयर जो होता है वो एक पोल के ऊपर जो होता है वो ट्रैवल कर जाता है, यानी होमोलोगस पेयर्स में से एक क्रोमोसोम नॉर्थ पोल पे चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम उसके अपोजिट पोल पे। देन आखिर में हमारे पास टीलोफेज आती है जो कि उन न्यू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करवाती है। अब मियोसिस 2 की बात करूं तो हमारे पास जो 23 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, उन डॉटर सेल्स के बाद वो फर्दर डॉटर सेल्स अपने आप को डिवाइड करेंगे टू क्रिएट इट्स ऑन आइडेंटिकल कॉपी और मियोसिस 2 के एंड में हमारे पास फाइनली 4 हैप्लॉइड गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब मियोसिस की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि मियोसिस की वजह से ह्यूमंस के अंदर डिफरेंसेस या वेरिएशन प्रोड्यूस हुई है, यानी आपको दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन नज़र आती है वो बिकॉज ऑफ मियोसिस है। देन हमारे पास जो एनाफेज होती है वो मियोसिस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एनाफेज ही होती है जो कि क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करती है और हर डॉटर सेल को 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रोवाइड करती है। देन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिस्टोर होता है ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन, यानी अगर यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पर भी 23 हैं तो उसके बाद जब ये फ्यूज़ होंगे इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो हमारे पास न्यू इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम होंगे। तो बाय दिस प्रोसेस हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिस्टोर हो जाता है। ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटीज़ एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनका होमोलोगस पेयर डिवाइड नहीं होता और आपके पास एक साइड पे जो है वो एक पेयर आ जाता है और दूसरी साइड पे कोई पेयर नहीं आता, कोई क्रोमोसोम नहीं। तो इस केस में जो आपके पास गैमेट्स बनेंगे एक साइड पे उसके पास 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और दूसरे के पास 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो इस वजह से जो है वो जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे 24 वाले के गैमेट्स से उसके पास 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और जो 22 के साथ जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसके पास 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो 45 एंड 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले इंडिविजुअल्स डिफरेंट सिंड्रोम और डिफरेंट डिजीजेस कॉज करेंगे। इनमें सबसे पहले डिजीज डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो 21st पोजीशन पे जो क्रोमोसोम होता है उसके पास 3 कॉपीज आ जाती हैं इंस्टेड ऑफ 1। देन क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इसके अंदर जो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। और फिर आखिर में टर्नर सिंड्रोम होता है जिसके अंदर जो गैमेट होता है वो 22 वाला क्रोमोसोम वाला गैमेट 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ जो है वो पेयर अप करता है और जिसके रिजल्ट में 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, यानी इसके पास जो एक क्रोमोसोम होता है वो मिसिंग होता है। एंड देन हमारे पास कुछ और भी डिजीज़ होते हैं जिसमें मेटा फीमेल्स, जैकॉब डिजीज़ और एडवर्ड डिजीज़ हैं और इन सब में भी जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मल होता है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव नहीं होते। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल डाई कैसे करता है। सेल 2 तरीक़ों से डाई करता है। जब सेल एक प्रोग्राम प्रोसेस के थ्रू डाई करता है तो उसको हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। अब जब सेल डाई करता है बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द टिश्यू,
उस डेथ को हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं और ये ज़्यादा हार्मफुल होती है फॉर द टिश्यूज़ एज कम्पेयर टू एपोप्टोसिस। तो इसके साथ ही हमारी समरी जो है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.